हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव CO2? ऑप्शन नंबर ए लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी बेरियम कार्बोनेट। तो आपको बता दें कि कोई भी एल्कली मेटल का कार्बोनेट CO2 नहीं देता सिवाय लिथियम। लिथियम के छोटे साइज के कारण वो इजीली कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देते हैं CO2 में। तो देख लेते हैं, लिथियम कार्बोनेट, हाँ ये तो देता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, हाँ ये भी एल्कली मेटल है और उसका कार्बोनेट है, तो ये CO2 नहीं देगा। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर भी ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, हाँ बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर CO2 दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बेरियम कार्बोनेट, बेरियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है तो ये भी देता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देख लेते हैं, एन एल्कली मेटल नाइट्राइट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस एंड लिबरेट्स टू डिफरेंट गैसेस along with an oxide. The alkali metal is, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से मेटल का नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो वो दो टाइप के गैस देता है अलॉन्ग विद दैट मेटल इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम एंड ऑप्शन नंबर डी सीजियम। तो आपको बता दें, यहाँ पर भी लिथियम के सिवा कोई भी दो टाइप के गैस नहीं देता। सिर्फ अगर लिथियम ही जब डिकम्पोज करता है, यानी कि लिथियम नाइट्रेट को अगर हम डिकम्पोज करें तो वो देता है लिथियम और NO2 प्लस O2। लेकिन बाकी मेटल्स में ऐसा नहीं होता, वो उसके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, दो गैस रिलीज नहीं होता और वो मेटल भी नहीं मिलता। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, a metal M reacts with N2 to give a compound M3N। इसका मतलब अगर हम एक मेटल को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो उससे हमें एक कंपाउंड M3N मिलता है। तो यहाँ पे देख के आपको पता चल गया होगा कि M3N अगर लग रहा है तो N के ऊपर -3 चार्ज होगा और जो मेटल होगा यहाँ पे 1 है, यानी कि ये कोई एल्कली मेटल है। आगे देखते हैं, A on heating at high temperature gives back M and A on reacting with H2O gives a gas B। यानी कि अगर हम A जो कंपाउंड बना इसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे तो ये A वापस दे देता है, और अगर हम इस कंपाउंड को पानी के साथ रिएक्ट करें तो ये एक गैस देता है B। B turns CuSO4 solution blue on passing through it. A and B can be। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो B जो गैस इवॉल्व हुआ होगा A को हीट करने के बाद, उसको अगर हम CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दें तो एक ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिलता है। तो हमें बताना है कि A और B क्या है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि A एक एल्कली मेटल है, और अगर एल्कली मेटल और कोई भी गैस, मान लीजिए वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा गैस होता है एमोनिया, क्योंकि एमोनिया एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। और अगर एक एल्कली मेटल है, जो कि हमें इसके वैलेंसी से समझ में आता है, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो लिथियम है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम एंड एमोनिया, एमोनिया तो सही है लेकिन एल्यूमिनियम सही नहीं है। लिथियम एंड एमोनिया, हाँ ये ऑप्शन सही है क्योंकि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और एमोनिया गैस जो होता है वो CuSO4 के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ब्लू कलर देता है। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सोडियम एंड एमोनिया ये सही नहीं है, मैग्नीशियम एंड एमोनिया ये भी सही नहीं है। नंबर 4 देख लेते हैं, RbO2 इज, इसका मतलब ये जो RbO2 जो रुबिडियम ऑक्साइड है वो कैसा कंपाउंड है।
तो RbO2 रुबिडियम, जैसा कि आपको पता है ये एक एल्कली मेटल है, तो इसको अगर हम आयनाइज करके लिखें तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। तो हमें दिख रहा है कि ये O2- है, ये एक सुपर ऑक्साइड है, और आपको पता है कि सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। परऑक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक, परऑक्साइड नहीं है। परऑक्साइड एंड डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी सुपर ऑक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक, हाँ ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी सुपर ऑक्साइड एंड डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक भी नहीं हुए हैं लेकिन सुपर ऑक्साइड है, सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सुपर ऑक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम peroxide which is a yellow solid when exposed to air becomes white due to the formation of, तो हमें बताना है कि जो सोडियम peroxide है वो एयर के एक्सपोजर में वाइट क्यों हो जाता है। तो आपको बता दें कि अगर ड्राई एयर नहीं बोला गया है और सिर्फ एयर बोला गया है तो आप वाटर को भी कंसिडर कर लीजिएगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन के साथ सोडियम रिएक्ट नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ ही हमें देखना होगा। तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो पहले सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो बनाता है NaOH और पेरोक्साइड, यानी कि NaOH बन रहा है और ये येलो कलर जा रहा है। लेकिन वाइट कलर क्यों आ रहा है? वाइट कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब NaOH फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है जो कि वाइट कलर का है। तो बन क्या रहा है? NaOH बन रहा है और फिर वाइट कलर इस वजह से आ रहा है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। सो NaOH एंड Na2CO3। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए H2O2, ऑप्शन नंबर बी, हाँ H2O2 बन रहा है लेकिन वाइट इस वजह से नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी Na2O, ये नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर बी Na2O एंड ओजोन, ये भी नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर डी NaOH एंड Na2CO3, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Which of the following acts as an oxidizing as well as reducing agent? तो हमें बताना है कि इन कंपाउंड्स में से कौन से ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह से काम कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कंपाउंड देखना होगा जिसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है प्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से और घट भी सकता है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो है O2-, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में ही है जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। अगर हम सोडियम के साथ उसका रिएक्शन देखें तो अगर ये ऑक्सीजन छोड़ देगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 सोडियम ओजोनाइड, जो ओजोनाइड होता है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है क्योंकि जो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, वो इजीली ऑक्सीजन को लूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सोडियम नाइट्राइट, यहाँ पे आप अगर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर पे गौर करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए x है -6 + 1 = 0, फिर x = 5 आ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये इससे अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकते, घटा ज़रूर सकते हैं, यानी कि ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकेगा। ये खुद रिड्यूस हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, मान लीजिए x है +1 -4 = 0, फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन यहाँ पे +1 या +5 दोनों में जा सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A substance X is a compound of an element of group 1A, यानी कि ये बोला गया है कि जो X जो कंपाउंड है वो
एल्कली मेटल से बना है। द सब्सटेंस एक्स गिव्स अ वायलेट कलर फ्लेम, फ्लेमलेस नहीं होगा, फ्लेम होगा, ऑन परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट, यानी कि अगर हम फ्लेम टेस्ट करें तो वो वायलेट कलर देता है। तो कंपाउंड कौन सा है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल कौन सा कलर देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम गोल्डन येलो देता है, और पोटेशियम देता है वायलेट। तो देख लेते हैं, लिथियम क्लोराइड नहीं है, वायलेट कहा गया है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम है जो कि वायलेट कलर देता है फ्लेम टेस्ट के टाइम। नन ऑफ दिस नहीं होगा, सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ऑर्डर। तो हमें एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे जो साइज का डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन में, जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता जाता है। तो साइज का डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब मेटल का साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि जो सबसे लिथियम के साथ OH वो कम सॉल्युबल होगा, फिर सोडियम के साथ थोड़ा डिफरेंस बढ़ेगा, फिर तो वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सो ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन नंबर ए, लिथियम हाइड्रोक्साइड लेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेस देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेस देन रुबिडियम हाइड्रोक्साइड लेस देन सीजियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। ये दरअसल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कली मेटल्स है। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शंस। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन सीजियम, ये तो सही नहीं है। लिथियम हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन सीजियम हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन सोडियम, ये भी सही ऑर्डर नहीं है, यानी कि कोई भी प्रॉपर ऑर्डर ही मेंटेन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस नहीं, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ सीजियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड इज। तो हमें बताना है कि अगर हम आयनिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो इन चारों का ऑर्डर कैसा होगा। तो आपको बता दें, फेजान्स रूल क्या कहता है कि आयनिक कंपाउंड में, ये सभी आयनिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल के हैलाइड्स हैं, आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट नेचर आता है वो एनायन के साइज बड़ा होने से और कैटायन पे चार्ज बड़ा होने से बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर में देखें इन चारों में से, तो ऑर्डर कैसा होगा कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट इसमें कौन होगा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट वही होगा जिसमें स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन हो। तो स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन इसमें से है लिथियम आयोडाइड में। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। फिर छोटा कैटायन बड़ा एनायन, इसमें कौन सा है, सोडियम ब्रोमाइड। फिर कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड, छोटा कैटायन, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है साइज। और उसके बाद आता है सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि इसमें कैटायन का साइज बहुत बड़ा है और एनायन का छोटा। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हुआ। अगर हम आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखें तो इसके अगर हम साइन पलट दें तो हो जाएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड ये नहीं होगा, सीजियम फ्लोराइड पोटेशियम ये भी नहीं होगा, लिथियम आयोडाइड हाँ ये सही है, लिथियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड हाँ ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऑप्शन नंबर डी, लिथियम आयोडाइड पोटेशियम हाँ ये भी सही नहीं है। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, among the alkaline earth metals the element forming predominantly covalent compound। तो आपको बता दें कि अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में से जो सबसे छोटा है जिसका साइज, वही प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा पोलराइज भी करते हैं। तो देख लेते हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम और बेरिलियम। सो बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट एंड इट्स आवर करेक्ट आंसर।